हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। हमारा आज का टॉपिक होगा माइंस एक्ट 1952। इसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी जिसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में मेंशन की गई है। और आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द माइन एक्ट 1952 who is not permitted to be appointed or as continued as a chief inspector, inspector or certifying surgeon। माइंस एक्ट 92 में इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है ऑप्शंस में जो चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग पर्सन अपॉइंट नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर ए, समवन विद माइनिंग एक्सपीरियंस, जिसको माइनिंग का एक्सपीरियंस हो। ऑप्शन बी, समवन होल्डिंग ए मेडिकल डिग्री, जिसके पास मेडिकल डिग्री हो। ऑप्शन सी, समवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन एनी माइन और माइनिंग राइट्स इन इंडिया। एंड ऑप्शन नंबर डी, समवन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में मेंशन करो, क्योंकि अगर आप मेंशन करोगे तो डेफिनेटली आपकी ही प्रैक्टिस होगी। बाकी आपको आंसर्स तो मैं बताऊंगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी पर्सन का माइंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है तो वो चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और ये कौन सा सेक्शन कहता है? ये सेक्शन कहता है सेक्शन 5 का सब क्लोज 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हुई है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अपॉइंट द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अंडर दिस एक्ट। माइंस के अंडर चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है चीफ इंस्पेक्टर को? चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ इंस्पेक्टर को। और कैसे करती है? तो ये जो हमारा ऑफिशियल गजट होता है, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देकर ये अपॉइंट करती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन माइंस आफ्टर माइन अमेंडमेंट एक्ट 1983। एक अमेंडमेंट हुआ था माइंस एक्ट में 1983 में। उसके बाद माइंस में काम करने की मिनिमम एज क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 16 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर, 15 ईयर। तो इसमें जो एज है वो है आपका 18 ईयर। ठीक है, 18 ईयर एक्सेप्ट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। जो आपके ट्रेनीज और अप्रेंटिस होते हैं ना, वो होते हैं अबव 16 ईयर। ठीक है, अबव 16 ईयर्स। अदरवाइज एज क्या है? 18 ईयर। और ये किस सेक्शन में मेंशन किया है? तो ये किया गया है सेक्शन 40 में। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट एज पर द एक्ट। माइन एक्ट के अकॉर्डिंग एडल्ट का मीनिंग क्या है? तो चलो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। आई होप आपको आंसर शो ना हो, बहुत आराम से करूँगी। पर्सन अबव 21 ईयर, कोई पर्सन जो 21 साल से ज़्यादा का है। पर्सन अबव 18 ईयर, जो 18 से ज़्यादा का है। पर्सन अबव 16 ईयर या पर्सन अबव 15 ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सन अबव 18 ईयर्स। ठीक है, वो एडल्ट कहलाएगा। और एडल्ट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2B, ये आता है आपका एडल्ट का सेक्शन। ठीक है,
और इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि अडल्ट एक वो पर्सन है हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर, ठीक है, 18 ईयर, जिसने अपनी एज 18 ईयर कंप्लीट कर ली। तो इसके हिसाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा, 21 वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलो, द टर्म माइन एज पर द एक्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। माइंस जो टर्म है, माइन जो टर्म है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो चलो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ओनली अंडरग्राउंड एक्सकवेशन होता है, या ओनली ओपन कास्टिंग, या एनी एक्सकवेशन फॉर मिनरल, या ओनली माइनिंग फॉर कॉयल। तो इसमें जो होता है ना, आपको ये सोच के बताना है कि क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि माइंस में क्या इंक्लूड है। तो एज पर सेक्शन 2 के, ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन में क्या क्या आता है। अगर आप माइनिंग कर रहे हो, आपका पर्पस है ऑप्टन मिनरल, ठीक है, इंक्लूडिंग ओपन कास्ट वर्किंग एंड ऑयल वेल। अब देखो यहाँ पे खाली ओनली लिखा था, तो इसलिए इस ऑप्शन को नहीं लिया गया। अब एनी एक्सकवेशन फॉर मिनरल को इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट प्रोविजन इज मेड फॉर वीकली रेस्ट टू पर्सन वर्किंग इन माइन। तो वीकली रेस्ट कब दिया जाता है माइंस में? 1 डे इन 10 डेज, 10 दिन काम करने पर एक दिन। 1 डे इन वीक, 7 दिन काम करने पर एक दिन, या कोई प्रोविजन नहीं है, या 2 दिन में, वीक 2 डेज इन ए वीक, वीक में 2 दिन, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, 6 डेज वर्किंग होता है, और वन डे रेस्ट होता है, वीकली रेस्ट, ठीक है। और ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है आपका सेक्शन 28, ठीक है। चलो, सेक्शन 28 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन 6 दिन से ज़्यादा काम माइंस में नहीं कर सकता एक वीक में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन। माइंस के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑनर में मैनेजर, एजेंट, या इंस्पेक्टर। तो देखो, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, अगर कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, वो उसमें आंसर आएगा आपका मैनेजर, ठीक है। और ये किस सेक्शन में कहा गया है? ये कहा गया है सेक्शन 17 में कि हर माइन में एक मैनेजर होना चाहिए, ये, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब के लिए। लेकिन अगर माइंस में कोई पॉलिसी बन रही है या कुछ बन रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजर या एजेंट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्सिमम आवर्स कैन एन अडल्ट वर्क अबव ग्राउंड इन ए माइन पर डे। हमारी माइंस में ये कहा गया है कि अबव ग्राउंड, माइन में दो होते हैं, एक होता है अबव, एक होता है बिलो। जो अबव ग्राउंड काम करते हैं वो मैक्सिमम आवर्स एडल्ट कितने घंटे काम कर सकता है, ये पूछा गया है। तो वो कर सकता है आपका 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स, 9 आवर्स वो काम कर सकता है। और ये कौन सा सेक्शन स्पेसिफाई करता है? ये सेक्शन 30 सब क्लोज 1 स्पेसिफाई करता है कि कोई भी पर्सन एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा अबव ग्राउंड काम नहीं कर सकता। अगर स्प्रेड आवर आ जाता है, स्प्रेड आवर आ जाता है, तो वो जा सकता है अप टू 12 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु कैन फ्रेम रूल रेगुलेशन रूल्स एंड बाय लॉज अंडर द माइन एक्ट। माइन एक्ट के रूल रेगुलेशन और बाय लॉज कौन बनाता है? तो वो बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो बिलो ग्राउंड काम करते हैं उनको इनमें से क्या प्रोवाइड करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए? हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, एनी इफेक्टिव अरेंजमेंट अप्रूव्ड, या फिर खाली बॉटल वाटर ओनली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, ये मैंने इसलिए लिया है कि इसे एक तो आपको ये बताना है कि कौन करता है अलाउ, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा वाटर उन्हें देना चाहिए। तो मोस्टली बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो वो टिक करेंगे कोल्ड वाटर पे, लेकिन कोल्ड वाटर इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है एनी इफेक्टिव अरेंजमेंट अप्रूव्ड, ठीक है, जो अप्रूव किए जाते हैं। और देखो इसमें क्या, इसमें ये कौन एप्लीकेबल करता है, ये चीफ इंस्पेक्टर अलाउ करता है। चीफ इंस्पेक्टर अलाउ करता है कि एनी इफेक्टिव अरेंजमेंट है जो अप्रूव्ड है वो किए जाने चाहिए बिलो ग्राउंड, और नॉट जस्ट डेजिग्नेटेड वाटर पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डालने का मेरा पर्पस था कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आज हम इसके सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलो, Who must be notified before commencing an mining operation? माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले किसको नोटिफाई किया जाता है, किसको बताया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ इंस्पेक्टर को, कंट्रोलर, स्टेट गवर्नमेंट को, ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर, कंट्रोलर और डीएम को, या पार्लियामेंट को, या ट्रेड यूनियन को। तो जब भी माइनिंग का काम स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें बताना होता है चीफ इंस्पेक्टर, कंट्रोलर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब हम फैक्ट्री एक्ट में न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो हमें किसको इन्फॉर्म करना होता है और कितने दिन में नोटिस भेजना होता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इसका आंसर आपको दिख गया है आई होप। विच अथॉरिटी कैन एग्जाम्प्ट माइन और एरिया फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट? कौन सी अथॉरिटी माइंस के ऑपरेशन को या एरिया को एग्जाम्प्ट कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टिफाइंग सर्जन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कौन से सेक्शन में आता है? ये सेक्शन आता है 83। देखो मैं सेक्शन इसलिए बता रही हूँ, हालांकि एपीएफसी एग्जाम में सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, बट अदर एग्जाम भी होते हैं, जैसे DSSS हो गया, उसमें इंस्पेक्टिंग और वेलफेयर का एग्जाम जो आता है उसमें मोस्टली सेक्शंस ही पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के लिए फ्रूटफुल रहेगा लेक्चर, इसलिए मैं आपको सेक्शंस भी बता रही हूँ। और सपोज अगर एपीएफसी में भी आ जाते हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is considered a reportable injury under the act? इस एक्ट में रिपोर्टेबल इंजरी को किसको माना गया है इन ऑप्शंस में से? आप ऑप्शंस देखो। इंजरी कॉज 1 डे एब्सेंस, एक दिन एब्सेंस है और इंजरी हो गई है। इंजरी रिक्वायरिंग कंपनसेशन चाहिए, या इंजरी कोजिंग एब्सेंस फॉर 72 आवर्स, या 72 घंटे या उससे ज़्यादा हो गई, मतलब 3 दिन से ज़्यादा हो गई है। तो इसमें इंजरी कौन सी मानी जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। और ये आती है आपका रिपोर्टेबल, इससे कहते हैं रिपोर्टेबल इंजरी, सेक्शन 2PP, ठीक है। सेक्शन 2PP इसका मतलब है कि ऐसी इंजरी जो ठीक है, ऐसी इंजरी जिसकी वजह से 72 आवर्स अब्सेंस रहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो, इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन अलाउड बिलो ग्राउंड इन माइन? क्या जो बिलो ग्राउंड माइंस में काम होता है वहां पे वुमेन अलाउड हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नहीं, ठीक है। और ये कौन सा सेक्शन करता है प्रोहिबिट? ये सेक्शन 46 आपका प्रोहिबिट करता है। कि सेक्शन 46 कहता है कि प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिलो ग्राउंड इन माइंस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15। हु कैन कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इन माइंस?
माइंस में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो कौन कंडक्ट करता है? तो चलो अब इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एनी डॉक्टर, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर माइन मैनेजर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको मुझे क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्वालिफिकेशन बतानी है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और ये किस सेक्शन में आता है माइन के में, आपको मुझे यही बताना है। अभी मैं लिख देती हूँ। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ शुड पॉइंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर बी मार्क्ड इन माइन? माइंस में जहाँ पर पीने का पानी होता है वहाँ पे कैसे पॉइंट आउट किया जाता है कि यहाँ पे पीने का पानी है? नो मार्किंग रिक्वायर्ड, मार्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। ड्रिंकिंग वाटर इन लोकल लैंग्वेज, या लोकल लैंग्वेज में ड्रिंकिंग वाटर लिख देते हैं, या वाटर इन एनी लैंग्वेज लिख देते हैं, या ड्रिंकिंग वाटर इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जो मेजोरिटी वहाँ पे काम करती है उनको समझ में आना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे टी फॉर टैप, जैसे ये टैप, इसका सिंबल भी बना दिया जाता है, मतलब पानी का एक सिंबल भी बना दिया जाता है। देखो पानी का सिंबल बना दिया जाता है और ड्रिंकिंग वाटर लिख दिया जाता है, जो कि अंडरस्टूड हो वहाँ की मेजोरिटी की, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एम्प्लॉइंग पर्सन बिलो 18 ईयर? अगर आप माइंस में 18 साल से कम के पर्सन को रखते हो तो आपको क्या पेनल्टी लगती है? तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपीज, ठीक है। और ये कौन सा सेक्शन कहता है? ये सेक्शन नंबर है 68। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर को फाइन किया जा सकता है 500 रुपये तक का ऑफेंस पे, इस ऑफेंस में अगर वो एम्प्लॉय करता है, ठीक है। और ये ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलो अब आगे आगे देखते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं आज के। हु कॉन्स्टिट्यूट कमेटी अंडर द एक्ट स्पेसिफाई मैटर? कौन है कि मतलब कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेसिफिक मैटर के लिए? चीफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, माइन ओनर। तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शन आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका सेक्शन। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्किंग आवर लिमिट फॉर बिलो ग्राउंड वर्कर? बिलो ग्राउंड वर्कर में वर्किंग लिमिट क्या होती है? तो इसमें जो वर्किंग लिमिट होती है ना, वो होती है 8 आवर पर डे और 48 आवर पर वीक, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप फॉर compliance विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट? कंप्लाइंसेस के प्रोविजन के जो जितने भी स्टेप होते हैं वो कौन कौन देखता है? मैनेजर, ऑनर एंड एजेंट, सर्टिफाइंग सर्जन, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर? तो वो देखता है ऑनर और एजेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। सर्टिफाइंग सर्जन कंप्लाइंस थोड़ी पूरे करेगा, उसके डीएम थोड़ी आएगा करने के लिए। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। और कंप्लाइंसेस वगैरह जो होते हैं वो कौन देखते हैं? ऑनर और एजेंट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इसी तरह के और लेक्चर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देती हूँ। इस पीडीएफ में मोर देन 2000 एमसीक्यूज हैं। मैं इसका इंडेक्स आपको दिखा देती हूँ। अगर ये पीडीएफ आपको बाय करनी हो तो आप मुझे इसी चैनल पर लेक्चर में कमेंट कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब टेलीग्राम लिंक को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। इंडेक्स में आपको इसका अभी दिखा देती हूँ। तो ये है इसका इंडेक्स। इसमें टोटल मैंने 20 एक्ट कवर किए हैं, ठीक है, जिसमें से मैं वर्कर पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ इस फाइल को। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे माइंस के 50 है, ईएसआई के 100 है, आईडी के 50 हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं फैक्ट्री एक्ट के 285। और कलेक्टिव बार्गेनिंग फाइल आपको इसमें, अगर आप ये पीडीएफ लेते हो तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की फाइल अलग से दी जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर करना, और नेक्स्ट लेक्चर में एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी।
तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।